तो सरकार को अब एक, जिसको आप कह सकते हैं कि एक लॉलीपॉप दिखाने की बात होगी कि भाई चुनावी लॉलीपॉप है। मैं इस पूरी शिक्षक नियमावली को चुनावी लॉलीपॉप के रूप में देख रहा हूँ कि भाई जब फिर पलटू राम निकलेंगे 2024 में धुआंधार चुनाव प्रचार में, तो ये उनको कहने का हो कि देखिए हमने शिक्षक नियमावली भी निकाल दी और राज्य सरकार कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, ये है वो है। अब तो ऐसे होगा कि निकट भविष्य में कोई बहाली नहीं होने वाली है, ना ये लोग परीक्षा लेने वाले हैं, ना कोई ये आयोग तय करने वाले हैं, ना ये लोग वेतनमान तय करने वाले हैं। ये सब कुछ अधर्म है। आपने तो फिर उनके सामने एक लिखित परीक्षा दे दी। वही मैंने कहा ना, मान लीजिए फिर सरकार बोले कि अब लिखित परीक्षा के बाद फिर हम शारीरिक परीक्षा लेंगे, फिर मौखिक परीक्षा लेंगे, फिर आपका मेडिकल बोर्ड कराया जाएगा, फिर चिकित्सीय परीक्षा लेंगे। तो ये क्या हो रहा है? ये सुपरमैन की नियुक्ति हो रही है कि स्पाइडरमैन की नियुक्ति हो रही है? कि तो नेता होता है, चाहे वो मोदी जी को है या नीतीश कुमार, ये लोग बेसिकली सपनों के सौदागर होते हैं। ये लोग सपना दिखा दिखा के वोट लेते हैं। अब मोदी जी कह के निकल गए कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएगा। 9 साल ऐसे ही बीत गए, आ ही रहा है। हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेगी, मिल ही रही हैं नौकरियां। चुनावी लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। कोई बहाली वाली नहीं होने जा रही है। ये सिर्फ 2024 के चुनाव पर इनका ध्यान है। तो आप समझिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर अब नई नियमावली 2023 को नीतीश कैबिनेट ने पिछले दिन मंजूरी दे दी और उसके बाद से इस बहाली और भर्ती की प्रक्रिया को लेकर कई तरह की चर्चाएं छिड़ी हुई हैं। कोई इसे बेहतर नियमावली बता रहा है, कोई इसमें कुछ समस्याएं जो हैं उसको उजागर करने की कोशिश कर रहा है। तो हर लोगों की हर प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। साथ ही साथ 3 लाख जो पदों पर बहाली होनी है उसको लेकर भी बहुत कुछ पूछा जाने लगा है। तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं, जो बेहतर तरीके से इस नई नियमावली को समझाने की और बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर, कैसे देख रहे हैं जो नई नियमावली बिहार सरकार के तरफ से जारी की गई है? ये सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि ये नियमावली है क्या, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, इसके हाइलाइट्स क्या हैं। तो देखिए, इसकी एक पहले जो बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति हुई हाल के वर्षों में, वो नियुक्तियां हुई नियोजन इकाइयों के माध्यम से, मतलब नगर निकाय के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से। और ऐसे शिक्षकों को नियोजित शिक्षक कहा गया। इन शिक्षकों की गुणवत्ता पर भी बहुत सारे सवाल उठे, क्योंकि सीधे इनको प्राप्तांक पर जो अंक था सिर्फ मार्कशीट पर बहाल कर लिया गया, तो कुछ उसमें विवाद भी हुए। तो अब तक नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी। ये जो आई है शिक्षक नियमावली, इसमें कहा गया है कि अब शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। मतलब संक्षेप में ये समझे कि नियोजित शिक्षकों से इनकी बेहतर सेवा शर्तें होंगी। ये नौकरी स्थायी होगी? हाँ, कह सकते हैं अस्थाई भी होगी और इनकी सेवा शर्तें बेहतर होगी, चाहे वो पेंशन के रूप में हो, वेतनमान के रूप में हो, ग्रेच्युटी के रूप में, प्रोविडेंट फंड के रूप में, हर में उनकी राज्यकर्मी की तरह माने जाएंगे। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो शिक्षक नियमावली का है कि इसमें जो बहाली होगी वो एक आयोग के द्वारा होगी और परीक्षा के माध्यम से होगी। चर्चा है BPSC के द्वारा। हाँ, उस पर मैं बाद में आऊँगा। एक आयोग के द्वारा होगी और परीक्षा के माध्यम से होगी और 3 मौके दिए जाएंगे, है ना। परीक्षार्थी को 3 मौके दिए जाएंगे उस परीक्षा में शामिल होने के लिए। जो न्यूनतम उम्र है 21 वर्ष और जो अधिकतम आयु है उसमें 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, क्योंकि ये सरकार का मानना है कि देर से ये बहाली निकल रही है, बीच में लोगों की उम्र भी बढ़ गई, ये सब वो। एक और पॉइंट है कि 50% जो आरक्षण है वो महिलाओं के लिए रहेगा। 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रहेगा, तो 50% वो वाली बात हो गई। तो ये सब इसके मतलब आप कह सकते हैं कि हाईलाइट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं। अब देखिए, मेरा अपना जो आकलन है, मैं इस नियमावली को बहुत अच्छा नहीं मान रहा। आप कहेंगे कि क्यों नहीं मान रहे, उसमें मैं आता हूँ। एक तो देखिए, पॉइंट ये है कि सरकार जो है, कहा है सरकार ने कि आयोग के द्वारा होगा, लेकिन सरकार ने साफ नहीं किया कि किस आयोग के द्वारा होगा। मैं सिद्धार्थ सर का देख रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, मिस्टर S सिद्धार्थ हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नियमावली के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा कि हो सकता है BPSC के द्वारा, लेकिन वो भी मतलब निश्चित नहीं थे कि किसके द्वारा हो सकता है। BPSC के द्वारा हो सकता है कर्मचारी चयन आयोग। एक और संभावना है कि एक फ्रेश आयोग का गठन हो जाए, है ना, शिक्षक नियुक्ति के लिए एक फ्रेश आयोग का गठन हो जाए। तो एक ये वाली बात है कि इस पर लगता है राज्य सरकार ने
खुद अभी असमंजस की स्थिति में है। कम से कम नियमावली के पहले ये तय हो जाना चाहिए था, है ना, कि किस आयोग के द्वारा बहाली होगी। तो अभी तो उसमें ही किंतु परंतु अखबारों में भी बीपीएससी को लेकर निकले हुए हैं कि बीपीएससी वो एक कयास लगाया जा रहा है, कयास कयास है। नियमावली में ये नहीं है, नियमावली में कि आयोग के द्वारा होगा, नियमावली में नहीं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा होगा। वो चूंकि मिस्टर सिद्धार्थ ने कहा तो एक कयास लगाया जा रहा है कि ठीक है बीपीएससी के द्वारा हो, ठीक है। एक पॉइंट वो है। दूसरा पॉइंट मेरे कहने का है कि कहा गया है कि परीक्षा ली जाएगी, है ना, ठीक है। अब परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इसमें कोई बात नहीं कही गई है ना। अब देखिए क्या है कि परीक्षा यदि लेते हैं, जैसे यूपी में भी इस तरह की परीक्षाएं ली गई, इनको परीक्षा का कहते हैं सुपर, बोलचाल में कहते हैं, ये कोई तकनीकी नाम, कोई ये आधिकारिक नाम नहीं है, लेकिन बोलचाल में ऐसी परीक्षाओं को सुपर टेट परीक्षा कहते हैं। अच्छा। कि जिन लोगों ने टेट पास भी कर लिया उनको भी परीक्षा देनी पड़ती है, इसलिए इनको बोलचाल में सुपर टेट परीक्षा कहते हैं। झारखंड में भी शायद ऐसी सुपर टेट परीक्षा हुई थी, उत्तर प्रदेश में हुई, तो वहाँ जैसे कहा गया कि 150 अंक की परीक्षा थी, 150 मिनट में लिया गया, 40% भाषा के बारे में था, कुछ सामान्य ज्ञान, कुछ गणित, ये सब। अभी ये नहीं बताया गया इसका पैटर्न क्या होगा, दूसरी बात। तीसरी बात कि परीक्षा के माध्यम से लिया जाएगा, लेकिन परीक्षा कब होगी ये यक्ष प्रश्न है। क्या परीक्षा 5 साल बाद होगी कि 10 साल बाद होगी, है ना। कायदे से नियमावली के साथ ही सरकार को, भले नियमावली का वो हिस्सा नहीं बनता, लेकिन साथ ही साथ सरकार को नियमावली के साथ परीक्षा की तिथि की भी घोषणा कर देनी चाहिए थी, है ना। अभी तो आपने अधर में लटका दिया है कि परीक्षा होगी, गेगागी में है, भविष्यत काल में है, कब होगी वो फिर असमंजस की स्थिति बनी हुई। एक और प्रश्न जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जैसे कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि बहुत आकर्षक वेतन मिलेगा। अब ये आकर्षक क्या होता है ना। कायदे से नियमावली में वेतनमान का उल्लेख रहना चाहिए, ये कायदा है, ये कायदा है। हाँ, जहाँ भी मतलब अच्छी नियमावली यदि बनती है तो उसमें कहेगी कि ये जो बहाली होगी इसमें शिक्षकों का वेतनमान ये रहेगा, है ना, जिसको कहते मतलब बेसिक पे ये रहेगा, एक तो रहेगा। ये आकर्षक क्या होता है, हो सकता है जिसको आप आकर्षक कर रहे हैं उसको विपक्षी पार्टियां विकर्षक मान ले, है ना। शिक्षा मंत्री की नज़र में जो बहुत अट्रैक्टिव हो वो विपक्षी दलों के हिसाब से ठीक नहीं हो, तो ये तो एक सब्जेक्टिव चीज़ हो गई। कायदे से वेतनमान रहना चाहिए था। एक और प्रश्न उठ रहा है कि देखिए, जब मतलब चुनावी प्रचार में, अभी जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब घूम घूम के कहा जा रहा था नियोजित शिक्षकों को कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा दे देगी सरकार, है ना। तेजस्वी यादव ने भी अपनी सभाओं में कहा था। अब जब नियमावली बनी है तब उसमें एक पेंच लगा दिया गया है कि इसके लिए आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, है ना। तो एक तरह से तो ये वादा खिलाफी हो गई ना। जब आपने चुनाव प्रचार के समय तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें एक बार में आदेश हो जाएगा कि भाई सारे नियोजित शिक्षक अब राज्यकर्मी माने जाएंगे, लेकिन अब आपने कहा कि परीक्षा होगी, उसके बाद फिर 1 महीना बाद आप कहेंगे कि नहीं शारीरिक परीक्षा भी होगी, आपको लंबी कूद और ऊंची कूद भी करना पड़ेगा। तो ये तो मतलब एक तरह से आप क्या कहें, झूठ बोलने वाली बात हो गई, वादा खिलाफी हो गई, एक बात। दूसरी, एक और परीक्षाओं पर प्रश्न चिन्ह, परीक्षा कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि देखिए सरकार खुद कह रही है कि लगभग 3 लाख रिक्तियाँ हैं, और मुझे जो जानकारी है ये जितना टेट वालों को आप जोड़ दें, चाहे STET हो, टेट हो या जो बी टेट हो, जो भी है, इन सबको मिला के भी 1-1.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं होंगे। तो यदि रिक्तियाँ आपको 3 लाख है और अभ्यर्थी 1.5 लाख है, तो फिर आपको परीक्षा की क्या ज़रूरत है। परीक्षा तो तब ली जाती है ना जब रिक्तियों से बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी हों, तब आप लोगों को छांटने के लिए आप परीक्षा लेते हैं कि भाई रिक्तियाँ इतनी ही है और अभ्यर्थी इतने ज़्यादा हैं। लेकिन अभी जब आप खुद कह रहे हैं कि 3 लाख रिक्तियाँ हैं, तो फिर परीक्षा किस लिए, है ना। क्योंकि वो लोग सब तो एक परीक्षा पास करके आए हैं। ये TET है तो वो भी एक परीक्षा। अभी तो मैं ये यूट्यूब पर देख रहा था, कोई बता रहा था कि STET की जो परीक्षा हुई थी वो 4 बार हुई थी परीक्षा पिछली बार। एक बार ऑफलाइन हुई, फिर बार ऑनलाइन हुई, फिर ऑनलाइन में कुछ गड़बड़ी आ गई, फिर रद्द हुई। तो उसी परीक्षा में वो आदमी परेशान होकर 4 बार आया है, फिर आप उसकी परीक्षा, वो ज़िंदगी भर परीक्षा ही देता रहेगा क्या। तो ये सब बहुत, अब आप कहेंगे कि मेरा आकलन क्या है कि जो शिक्षक नियमावली क्यों सरकार ने टाइमिंग पर ये है। देखिए मोटा मोटी ये है कि 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव आ रहा है, 40 सीटें हैं बिहार में, तो पार्टियां जो हैं, सत्ता हो या विपक्ष हो, पार्टियां अब एक चुनावी मोड में आ गई। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी
एक मतलब युवा लोग हैं, मतदाता सब हैं, उनके साथ उनके परिवार भी हैं, एक शिक्षा, और ये लोग लगभग 1-1.5 साल से इनका आंदोलन चल रहा है। गर्दनी बाग में धूप में कभी इन लोगों ने भिक्षाटन किया, कभी बाल मुड़वा लिया, कभी लाठियाँ भी खाई, मतलब, और उसमें लड़कियाँ भी शामिल हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं आई थी। तो सरकार को अब एक, जिसको आप कह सकते हैं कि एक लॉलीपॉप दिखाने की बात हो गई कि भाई चुनावी लॉलीपॉप है। मैं इस पूरी शिक्षक नियमावली को चुनावी लॉलीपॉप के रूप में देख रहा हूँ कि भाई जब फिर पलटू राम निकलेंगे 2024 में धुआंधार चुनाव प्रचार में, तो ये उनको कहने का हो कि देखिए हमने शिक्षक नियमावली भी निकाल दी और राज्य सरकार कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, ये है वो है, अब तो ऐसे होगा। लेकिन अभी मेरा अपना आकलन है कि निकट भविष्य में कोई बहाली नहीं होने वाली है, ना ये लोग परीक्षा लेने वाले हैं, ना कोई ये आयोग तय करने वाले हैं, ना ये लोग वेतनमान तय करने वाले हैं। ये सब कुछ अधर्म है। हाँ, अधर्म है। ये सिर्फ एक, जो कह सकते हैं कि देखिए, तो नेता होता है, चाहे वो मोदी जी को है या नीतीश कुमार, ये लोग बेसिकली सपनों के सौदागर होते हैं। ये लोग सपना दिखा दिखा के वोट लेते हैं। अब मोदी जी कह के निकल गए कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएगा। 9 साल ऐसे ही बीत गए, आ ही रहा है। हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेगी, मिल ही रही हैं नौकरियां। 100 दिन में काला धन आ जाएगा, आ ही रहा है काला धन। तो नेता जो भी होते हैं वो सपनों के सौदागर होते हैं, सपने दिखा के वोट बटोरते हैं। तो एक सपना दिखा दिया गया आपको कि एक आकर्षक वेतन मिलेगा। अब शिक्षक लोग, अभ्यर्थी ये हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभ्यर्थी इतने भी बेवकूफ़ नहीं होंगे कि ये सब बातें नहीं समझे। बहुत सारे अभ्यर्थियों से मेरी बातचीत हुई, तो वो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? आंदोलन का रास्ता है, शांतिपूर्ण आंदोलन करें। मैं कभी हिंसा की वकालत नहीं करता। ये भी सवाल उठेगा कि शायद वो लोग परीक्षा से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल उठाने वाले तो कुछ उठा सकते हैं, है ना। आखिर सवाल उठा जो रहे हैं वो तो कुछ उठा सकते हैं। देखिए, अभ्यर्थियों की मांग क्या थी? अभ्यर्थियों की मांग इतने दिनों से थी कि 7वीं चरण की अधिसूचना निकाली जाए और बहाली निकाली जाए। और बहाली में उन लोग की एक महत्वपूर्ण मांग थी कि जो बहाली हो वो सेंट्रलाइज्ड हो, केंद्रीकृत बहाली हो, ऑनलाइन हो, जिससे ज़्यादा पारदर्शिता रहे, है ना। तो आपने तो फिर उनके सामने एक लिखित परीक्षा दे दी। वही मैंने कहा ना, मान लीजिए फिर सरकार बोले कि अब लिखित परीक्षा के बाद फिर हम शारीरिक परीक्षा लेंगे, फिर मौखिक परीक्षा लेंगे, फिर आपका मेडिकल बोर्ड कराया जाएगा, फिर चिकित्सीय परीक्षा लेंगे। तो ये क्या हो रहा है? ये सुपरमैन की नियुक्ति हो रही है कि स्पाइडरमैन की नियुक्ति हो रही है? इन सब के बीच एक और सवाल ये भी उठता है, क्योंकि देखिए, जब से बिहार में नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई, तब से लगातार शिक्षा के स्तर पर सवाल उठते रहे हैं। और हम देख भी रहे हैं कि जो विद्यालय में शिक्षक पहुंचते हैं उनके पास वो गुणवत्ता भी नहीं रहती है। तो उस गुणवत्ता में सुधार के लिए ये परीक्षा जरूरी नहीं लगती है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, आपने सही कहा कि नियोजित शिक्षक क्यों गुणवत्ता नहीं है, क्योंकि सिर्फ उनको प्राप्तांक पर बहाल कर लिया गया, मार्कशीट पर। और बिहार में आप जानते हैं बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं जिसमें खुल के कदाचार होता है, खुल के चोरी होती है। ये तो बिहार की कड़वी हकीकत है। तो कोई चोरी करके किताब खोल के लिख लेगा और आपको शिक्षक बना दीजिएगा तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? लेकिन ये लोग जो हैं, ये लोग तो ऑलरेडी टीईटी पास है, कोई सीटेट पास है, कोई बीटेट पास है। कुछ लड़कों ने अच्छी बात कही, मैं यूट्यूब पर देख रहा था, अभ्यर्थियों ने, उन्होंने कहा कि अब कोई आईएएस पदाधिकारी हैं, वो यूपीएससी करके आईएएस बन चुके हैं, मान लीजिए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हैं, अब उनको कहिएगा कि अब फिर से आप यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कीजिए तब आपको ये मिलेगा। तो ये तो उसके साथ अन्याय हुआ ना। परीक्षा देने का भी एक ये है ना। बाद में आप, ठीक है, आप विभागीय परीक्षा ले सकते हैं, आप दक्षता परीक्षा ले सकते हैं, आप उसके अध्यापन कौशल की परीक्षा ले सकते हैं, सेवा संपुष्टि के लिए आप विभागीय परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन एकदम फ्रेश एग्जाम हो और उस एग्जाम का पैटर्न भी नहीं बताया गया हो, ये तो सरासर अन्याय है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा शिक्षक अभ्यर्थियों से कि इसका शांतिपूर्ण विरोध कीजिए। शांति पर मैं बराबर जोर देता हूँ। जनतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। शांतिपूर्ण विरोध करें, कानूनी विरोध करें, क्योंकि जो बिंदु मैंने बताया उसके आधार पर हाईकोर्ट में भी इस नियमावली को चुनौती दी जा सकती है। और सरकार से कहें कि ये क्या मजाक है, और इस मोटी बात को समझे कि चुनावी लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। कोई बहाली वहाली नहीं होने जा रही है। ये सिर्फ 2024 के चुनाव पर इनका ध्यान है। तो आप समझिए कि ये लोग मतलब एक उलझा के रखना चाहते हैं अभ्यर्थियों को। जी चलिए, तो ये उलझा कर रखने का प्रयास है, बहाली लटकाने का प्रयास है, चुनावी लॉलीपॉप है। ये तमाम बातें कही हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी ने, जो नई शिक्षक बहाली के लिए नियमावली पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगाई है। अभ्यर्थियों के तरफ से भी कई बातें कही जा रही हैं, रोष प्रकट किया जा रहा है, बीजेपी भी इसका खुलकर विरोध करते दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है, पहले नियोजित शिक्षक थे, अब नियमित बनेंगे, लेकिन फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। परीक्षा कैसी होगी, कौन लेगा, अभी तक इसका भी कुछ अता पता नहीं है। परीक्षा कब ली जाएगी, इसका भी कुछ अता पता नहीं है। तो क्या सच में 24 और 25 के चुनाव के लिए अभी से ही लॉलीपॉप देना बिहार के युवाओं को इस सरकार ने शुरू कर दिया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
बन रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।